नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पूर्व के क्लास में पढ़ रहे थे कि उपसर्ग और मुख्यतः तत्सम उपसर्ग पढ़ रहे थे। अब तत्सम उपसर्गों के अंतर्गत हमने 7 उपसर्ग तो ऐसे संबंधित पढ़े, 7 उपसर्ग ऐसे संबंधित और 4 उपसर्ग पै से संबंधित पढ़े। तो 7 और 4 11 उपसर्ग अपन पढ़ चुके हैं। हिंदी के तत्सम उपसर्ग हैं वो 11 पढ़ चुके हैं। अब आगे के 11 उपसर्गों का हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो अब हम अगला उपसर्ग लेते हैं आ। अगला उपसर्ग कौन सा है? आ। अब आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक, इधर या से। मूलतः आ उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये किसी शब्द के साथ लगकर अपना अर्थ बता देते हैं कि आ का क्या अर्थ होता है। जैसे मैं इनको एक शब्द के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं। जैसे शब्द लिखता हूं मैं आजन्म। आजन्म, आजन्म एक शब्द है। जैसे जन्म एक मूल शब्द है, आ इसमें क्या है? उपसर्ग है। तो जन्म, जन्म तक, जन्म से इसका अर्थ लिया जा सकता है। जैसे आमरण, मरने तक, आक्रमण, आक्रमण, आच्छादन, आच्छादन, और उसके बाद जैसे आसन्न, आजीविका आदि, जैसे ये उपसर्ग युक्त शब्द हैं। अब इनको समझो एक बार कि जैसे आजन्म, आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तक, इधर या से। क्या इनका अर्थ आता है इनसे? अगर इनका अर्थ आए तो भी ठीक, नहीं तो अगर इनका अर्थ नहीं बैठे तो समझ जाना एक नए शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। अब देखो जैसे जन्म से, अब इसमें आ उपसर्ग आ का अर्थ आ रहा है यहाँ से, जन्म से जो है। आमरण, मरण तक, मरण तक भी इसका अर्थ आ रहा है। आक्रमण से, क्रमण, आक्रमण से, इसमें क्रमण क्या है? मूल शब्द है। ऐसे ही देखो जैसे आ प्लस छादन, जो आच्छादन का अर्थ होता है जो ढका हुआ है, तो आ भी इसमें क्या है? उपसर्ग है। ऐसे ही देखो आसन्न, सन्न का अर्थ होता है चुपचाप, आ का अर्थ होता है तक, इधर या से। क्या इसका अर्थ चुपचाप तक इधर से हुआ? नहीं, ये एक नए शब्द का निर्माण कर लेता है। आसन्न का अर्थ होता है क्या होता है? आसन्न का अर्थ निकट। तो ऐसे इसका एक अर्थ यहाँ से नहीं निकला, एक नए शब्द का यहाँ से निर्माण हुआ। जैसे ही आजीविका, जीविका, जीविकोपार्जन, और जैसे आ का अर्थ होता है जीविकोपार्जन से, जिसकी आजीविका जिससे चलती है वही क्या होगा? आजीविका। तो इसमें भी आ उपसर्ग है, जीविका इसमें मूल शब्द है। ऐसे ही आ उपसर्ग है आसन्न में, सन्न मूल शब्द है। आच्छादन में आ उपसर्ग है, छादन मूल शब्द है। आजन्म में आ उपसर्ग है, जन्म मूल शब्द है। आमरण में आ उपसर्ग है, मरण मूल शब्द है। आक्रमण में आ उपसर्ग है और क्रमण मूल शब्द है। ये तो था आ उपसर्ग। तो अब तक कुल ये 12 उपसर्ग हो चुके हैं तत्सम उपसर्गों में। अब आगे का अध्ययन करेंगे। तो आगे मुख्य रूप से अब अगले उपसर्ग कौन से आते हैं? जैसे एक अगले उपसर्ग लेते हैं नी। अब नी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? नी का अर्थ क्या होता है? देखो नी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? नी उपसर्ग का अर्थ बड़े के रूप में भी किया जाता है, जो बड़ा होता है, या विशेष के रूप में भी किया जाता है, विशेष के रूप में, या निषेधात्मक के रूप में भी किया जाता है, नकारात्मक के रूप में भी किया जाता है। देखो ये किसी शब्द में लग जाने के बाद बड़ा का रोल भी निभाते हैं, विशेष का रोल भी निभाते हैं, या उसको नकारात्मक भी बना देते हैं। तो मुख्यतः जैसे इनके शब्दों से समझते हैं कि इनमें कौन कौन से शब्द के साथ नी उपसर्ग लगे तो इनका अर्थ कराते हैं। देखो जैसे निधन, निबंध, निष्ठा, निधन, निबंध, निष्ठा, नियुक्त, निपुण, निधि। तो ये मुख्यतः कुल 6 शब्द हुए। इनमें से मूल शब्द कौन सा है? उपसर्ग कौन सा है? पहले तो इसके बारे में जानना। अब देखो नी तो यहाँ उपसर्ग है, धन मूल शब्द है। नी यहाँ पर उपसर्ग है, बंद मूल शब्द है। नी प्लस इष्ठा, इष्ठा मूल शब्द है।
और नी उपसर्ग है। जैसे नियुक्त, नी उपसर्ग है, युक्त मूल शब्द है। निपुण में नी उपसर्ग है, पुण्य मूल शब्द है। निधि, नी प्लस धी, तो धी का अर्थ होता है धारण करना या संपत्ति, दोनों अर्थ होते हैं नी के। अब ये तो कुल संयोग हुए, क्या कोई नी उपसर्ग से युक्त संधि भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे न्याय हुआ और न्यास हुआ, तो न्याय या न्यास में देखो समझो, न्याय या न्यास में, न्याय में तो क्या होता है, नी प्लस आय, तो आय तो इसमें क्या है, मूल शब्द है, और न्यास में नी प्लस आस, तो इसका यहां से संधि विग्रह हुआ। इस हिसाब से पता चला कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, नी उपसर्ग है आय, और यहाँ आस मूल शब्द है। तो इनको समझना। अब जहां पर संयोग हो वहां संयोग की प्रकृति अलग ही दिखाई देगी, और जिन शब्दों में संधि होती है वहां से संधि विच्छेद करते समय इन उपसर्गों को पहचाना जाता है। तो ये एक उपसर्ग था नी। अब इसके बाद नी से संबंधित अपन को 3 उपसर्ग पढ़ने थे, न से संबंधित। तो इसके बाद अगला उपसर्ग है कौन सा, निर। अब निर का अर्थ क्या होता है, निर का अर्थ भी यही होता है। निर का अर्थ होता है बड़ा, कई जगह बड़े का रोल निभाता है, कई जगह विशेष का रोल निभाता है, कई जगह इस चीज को ये नकारात्मक बना देता है, निषेधात्मक उसको बना देता है। तो अब निर उपसर्ग से संबंधित हम कुछ शब्दों का अध्ययन करेंगे, और उनमें मुख्यतः संधियां भी होती हैं और वो मुख्यतः संयोग से भी निर्मित होते हैं। देखो जैसे निर्विरोध, जैसे निर्विरोध, निरपराध, निर्मित, निर्माण, निर्विरोध, निरपराध, निर्मित, निर्माण, निरण्य, निरोग, नीरव, ये मुख्यतः शब्द हैं। अब इनमें देखते हैं किसमें संधि है किसमें संयोग है। मुख्यतः इन सभी पदों में क्या है, संधि है। देखो निर प्लस विरोध, निर प्लस विरोध, मुख्यतः यहाँ पर विसर्ग संधि मानी जाएगी। देखो संधि विच्छेद करते समय इसको नी विसर्ग के साथ लिखा जाएगा, नी प्लस विरोध। वैसे निर इसमें उपसर्ग होता है और नी इसमें विसर्ग के साथ पीछे आए तो विसर्ग संधि होती है। तो विरोध इसमें क्या है, एक मूल शब्द है, निरुपसर्ग। ऐसे ही निरपराध में निर, यहां से निरुपसर्ग हलंत सहित आएगा, उसमें रै में जो ए है वो पीछे आ जाएगा, तो निर प्लस अपराध। ऐसे ही निर प्लस मित, तो इसमें मित मूल शब्द है। ऐसे ही देखो निर्माण में मान मूल शब्द है, निरण्य में अन्य मूल शब्द है, निरुपसर्ग है। निरोग में निर उपसर्ग है और रोग मूल शब्द है, तो निरोग। ऐसे ही नीरव में निर प्लस रव, रव का अर्थ होता है आवाज, जो आवाज रही तो निरव। तो ये मुख्यतः निरुपसर्ग से संबंधित होते हैं। निरुपसर्ग मुख्य रूप से ये रेफ वर्ण के रूप में भी आता है और उस शब्द में आता है जिस शब्द में स्वर की ध्वनि होती है नीचे। तो ये मुख्य रूप से निरुपसर्ग है। निरुपसर्ग का अर्थ बड़ा, विशेष या निषेधात्मक होता है, और निरुपसर्ग का भी यही अर्थ होता है। इसके बाद अगला पढ़ेंगे, इसके बाद निस उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग, निस। अब निस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, ये नी, निर और निस तीनों के एक जैसे ही अर्थ होते हैं। इसका अर्थ भी होता है बड़ा या विशेष। क्या होता है, बड़ा या विशेष। तो निस उपसर्ग का अर्थ बड़ा या विशेष होता है, और मुख्य रूप से इनके शब्दों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे निश्वास, निस्संदेह, निश्वास, निस्संदेह, मुख्य रूप से निश्चय, निस्वार्थ, निस्संदेह, निस्वार्थ, निश्चय, और मुख्य रूप से निश्चल, निष्पत्ति। अब इनको कैसे पहचानोगे कि सर इनमें कैसा है। देखो नी उपसर्ग के बाद अगर कोई सा भी स आ जाए, चाहे तालव्य से आए, चाहे दंत से आए, और चाहे मूर्धन्य से आए, अगर कोई सा भी स आता है और वो पूर्णतः आधा आता है,
तो क्या होता है उधर समझना, उस आधे को किस में चेंज करना है, आपको दंतस्य में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, दंतस्य में चेंज करना है। और दंतस्य में चेंज करने के बाद मुख्य रूप से निस उपसर्ग निकलता है और उसके बाद जो भी शब्द उसमें बचता है वो मूल शब्द होता है। जैसे निश्वास में निस तो क्या है, उपसर्ग, और श्वास क्या है, यहाँ मूल शब्द। तो मुख्य रूप से ऐसे इन प्रत्येक को सभी को समझना है। जैसे ही निस्संदेह, निस प्लस संदेह, निश्चय में निस प्लस चय, निस्वार्थ में निस प्लस स्वार्थ, ऐसे ही निश्चल में निस प्लस छल, निष्पत्ति में निस प्लस पति। तो मुख्य रूप से ये लगातार 1 2 3 4 प्रत्यय समझाए आपको आ और नी से संबंधित। ये आ उपसर्ग है, इसका अर्थ तक इधर से होता है, आजन्म, आमरण, आक्रमण, आच्छादन, आसन्न, आजीविका। ऐसे ही नि उपसर्ग का अर्थ बड़ा, विशेष या निषेधात्मक होता है। निधन, निबंध, निष्ठा, नियुक्त, निपुण, निधि, न्याय और न्यास। उसके बाद में अगला है निर। निर का अर्थ भी वही होता है, निर्विरोध, निरपराध, निर्मित, निर्माण, निरन्य, निरोग और नीरव। ऐसे ही अगला है निस, इसका अर्थ भी बड़ा या विशेष। निश्वास, निसंदेह, निश्चय, निस्वार्थ, निश्चल और निष्पत्ति। तो मुख्य रूप से अपन ने 4 उपसर्ग पढ़े। तो अब तक अपन कुल 15 उपसर्गों का अध्ययन कर चुके हैं। अब शेष बचे 7 उपसर्गों का अध्ययन इसके बाद करते हैं। अब देखना 7 उपसर्ग शेष बचे कौन से, एक एक करके उनका भी अध्ययन करते हैं। इसके बाद उपसर्ग कौन सा आता है, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि लगातार उपसर्गों को किस हिसाब से पढ़ा जाए। जैसे पान, दसवीं, तो ऐसे मुख्य रूप से न का उपसर्ग भी पढ़ चुके। अब किसका पढ़ेंगे, दू का, फिर उसके बाद ऊ का, फिर उसके बाद स का, उसके बाद वी का। इनके 2 2 2 1 हैं। तो अब मुख्य रूप से कौन सा उपसर्ग पढ़ा जाएगा, दू। अब दू के कितने हैं, 2। अब दू में कौन कौन से उपसर्ग तत्सम होते हैं, मुख्य रूप से एक तो होता है दुर और एक होता है दुस। तो मुख्य रूप से पहला अपन दुर उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि दुर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। देखो दुर उपसर्ग का अर्थ कठिन, बुरा या विपरीत होता है। क्या होता है, कठिन, बुरा या विपरीत। क्या होता है, कठिन, बुरा या विपरीत होता है। अब इसके अंतर्गत किस प्रकार के शब्द होते हैं, क्या इनमें संधियां होती हैं, क्या इनमें संयोग होता है, दोनों तरीके से इसकी प्रक्रिया चलती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं आपको तो समझना। जैसे देखो एक होता है दुर्लभ, दुरासा, दुर्लभ, दुरासा, दुराचार, दुराचार, दुर्लभ, दुरासा, दुराचार, दुर्वासा, दुरात्मा, दुर्वासा, दुरात्मा। देखो इनको समझो। अब दुर उपसर्ग कैसे, देखो एक तो मुख्य रूप से रेफ वर्ण के रूप में आएगा और एक मुख्य रूप से सीधा ही जिसमें स्वर होता है वो आता है। स्वर जहां आया है वहीं से मूल शब्द की उत्पत्ति होती है। देखो दुर्लभ में दुर उपसर्ग है, लब मूल शब्द है। ऐसे ही दुरासा में दुर उपसर्ग और आशा मूल शब्द है, यहाँ से आशा। ऐसे ही दुराचार में दुर उपसर्ग है और आचार यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। आचार का अर्थ यहाँ आचरण होता है। ऐसे ही दुर्वासा में दुर उपसर्ग है और वासा, वासा का अर्थ वास, वस्त्र होता है। ऐसे ही दुरात्मा में दुर प्लस आत्मा, इसमें क्या है, मूल शब्द है। तो यहाँ से उपसर्ग निकाले अपन ने। दुर्लभ में दुर उपसर्ग, दुरासा में दुर और दुराचार में दुर प्लस आचार और दुर्वासा में दुर प्लस वासा और दुरात्मा में दुर प्लस आत्मा। ऐसे ही दुर उपसर्ग को पढ़ा और इसके बाद अब अगला उपसर्ग पढ़ते हैं दुस। तो अगला उपसर्ग है दुस, ये इसी से संबंधित है। इसका अर्थ सेम होता है, जो दुर का अर्थ होता है वो ही अर्थ दुर का होता है। तो दुस का अर्थ क्या होता है, देखो दुस का अर्थ होता है वही जो दुर का होता है, कठिन, कठिन के बाद बुरा या विपरीत। जैसे अपन ने इससे पहले निस उपसर्ग पढ़ा था उसके जैसा सेम का सेम है, थोड़ा सा फर्क है। चाहे कोई सा भी स आए लेकिन अंत में उपसर्ग में स आएगा, दंत है। अब देखो इधर समझते हैं। जैसे दुष्चरित्र शब्द है, दुष्चरित्र, उसके बाद दुशासन, दुशासन,
दुस्साहस, दुस्साहस, दुष्चरित्र, दुशासन, दुस्साहस, दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्काल। ऐसे देखो कोई सा भी स आए, अगर कोई सा भी स अपन को आधा दिखाई दे, स्वर रहित दिखाई दे, तो याद रखना उसमें दुस उपसर्ग होता है। कौन सा उपसर्ग होता है? दुस। और उपसर्ग में जो स होता है वो दंत स होता है। तो मुख्य रूप से इसका जैसे ही विग्रह करेंगे तो दुस प्लस चरित्र, चरित्र मूल शब्द है। दुस प्लस शासन इसमें मूल शब्द है। ऐसे ही दुस प्लस साहस इसमें मूल शब्द है। दुस प्लस काल इसमें मूल शब्द है। दुस प्लस कर्म इसमें मूल शब्द है। और दुस प्लस कर इसमें मूल शब्द है। ऐसे अपन ने दू के दो उपसर्ग पढ़े। दोनों उपसर्ग किसके होते हैं? मुख्यतः दोनों के दोनों उपसर्ग तत्सम उपसर्ग होते हैं। अब इसके बाद मुख्य रूप से 5 उपसर्ग शेष हैं और पांचों उपसर्गों का भी अध्ययन करते हैं। उसके बाद उ से संबंधित 2 उपसर्ग हैं, एक तो उत और एक उप। अब इसका अगला उपसर्ग पढ़ते हैं अपन उत। देखो उत उपसर्ग और उप उपसर्ग। उत का अर्थ क्या होता है? अब देखो इसको उत भी पढ़ा जाता है, उद भी पढ़ा जाता है, लेकिन मूलतः ये उत ही होता है हिंदी में। कौन सा उपसर्ग होता है? उत। उद नहीं होता है। उत करना है आपको, अगर ऑप्शन में सवाल आ जाए तो कौन सा करना है? उत। उद नहीं करना है। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखो इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। क्या होता है? ऊपर या श्रेष्ठ। देखो इसका अर्थ ऊपर या श्रेष्ठ होता है। जैसे ही हम इन शब्दों से लिखने के बाद समझेंगे कि इनका अर्थ कैसे होता है। जैसे देखो उन्नति, क्या होता है? उन्नति। उज्ज्वल, उद्घाटन, उत्कर्ष। उन्नति, उज्ज्वल, उद्घाटन, उत्कर्ष, उद्घोष, उद्घोष। और उद्घोष के बाद में उन्मुख, उन्मुख। आप देखो इनको समझते हैं कि देखो उत और उद, मूलतः आपको उत ही करना है, उद नहीं करना है। इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। देखो जैसे इसका सामासिक इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस नति, उत प्लस ज्वल, उत प्लस घाटन, उत प्लस कर्ष और उत प्लस घोष और उत प्लस मुख। ये मुख, घोष, कर्ष, नति, ज्वल और घाटन इसके मूल शब्द होते हैं। और मुख्य रूप से इनमें कौन सा उपसर्ग होता है? उत उपसर्ग होता है। ये तो था उत उपसर्ग। उत उपसर्ग के बाद अगला जो उपसर्ग है उसे संबंधित वो होता है उप। अब उप का अर्थ क्या होता है? देखो उप का अर्थ होता है पास या सहायक, जो पास की भूमिका निभाए या सहायक की भूमिका निभाए। उप का अर्थ होता है पास या सहायक। याद रखना है। कैसे याद रखोगे कि इसका अर्थ पास या सहायक होता है? जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं उपमंत्री। क्या लिखा मैंने? उपमंत्री। जो मंत्री के पास हो, जो उसकी सहायता निभाए, वही जो क्या होता है? उपमंत्री होता है। जैसे मैं एक नाम लिखूं उपनाम, तो नाम जो दूसरा नाम होता है जो उसकी सहायता करता है नाम की, वो क्या होता है? उपनाम। जैसे मैं आगे एक शब्द लिखूं उपसमिति, क्या लिखा? उपसमिति। जैसे ही मैं आगे लिखूं उपसर्ग, क्या लिखा? उपसर्ग। तो उपसर्ग में भी उप उपसर्ग, उप तो उपसर्ग है और सर्ग इसमें क्या है? मूल शब्द है। जैसे मैं आगे लिखूं उपेक्षा, उपाध्याय, उपेक्षा, उपाध्याय। तो ये अब इनको समझना, ये भी क्या होते हैं। देखो इसमें मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है। देखो मूल शब्द इसमें मंत्री है। उप की भूमि, उप मंत्री पास या सहायक होते हैं। उपनाम जो नाम का सहायक होता है उपनाम। उप समिति जो समिति के पास या सहायक छोटे के रूप में रोल निभाती है, उप समिति। ऐसे ही सर्ग जो किसी सर्ग के, जो किसी पाठ के प्रारंभ में या सहायक की भूमिका निभाए, वो उपसर्ग। ऐसे ही उपेक्षा में देखो अब यहाँ पर क्या है? संधि है। उप प्लस इच्छा। तो इच्छा क्या है यहाँ पर? इच्छा क्या है यहाँ? मूल शब्द। और उप क्या है यहाँ? उपसर्ग। ऐसे ही उपाध्याय में उप प्लस अध्याय, उप प्लस अध्याय। अध्याय तो क्या है इसमें? मूल शब्द उप। अध्याय का जो छोटा भाग होता है वही क्या होता है? उपाध्याय होता है। तो अब तक लगातार अपन ये 1, 2, 3 और 4 उपसर्ग पढ़े। दुर, दुस, उत और
उप। तो ये 4 के 4 आपको समझ में आए होंगे। समझ में आ गए हो तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो और या नोट डाउन करो इनका। अब इसके बाद शेष बचे हुए 3 उपसर्गों के बारे में भी अध्ययन करते हैं कि 3 उपसर्ग मुख्यतः तत्सम उपसर्ग कौन से शेष बाकी हैं, अब उनका अध्ययन करते हैं। देखो लगातार उपसर्ग पढ़ रहे थे अपन, अब 3 उपसर्ग शेष हैं। एक उपसर्ग है सम, एक उपसर्ग है सु और एक उपसर्ग है कौन सा, वी। एक उपसर्ग है वी। अब समझो, देखो उपसर्ग पढ़ते हैं सम। अब सम का अर्थ क्या होता है, देखो उपसर्ग अगला है सम। सम उपसर्ग है सम। अब देखो ये जो सम उपसर्ग है इसका अर्थ क्या होता है, मुख्य रूप से सम उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छी तरह, जो पूर्णतः क्या है, शुद्ध है। अच्छी तरह या जो पूर्णतः शुद्ध है, वही क्या है, सम उपसर्ग है। अब इसके मूल शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं कि किन मूल शब्दों के आगे सम उपसर्ग लग जाए तो मुख्य रूप से अच्छी तरह या शुद्ध का रोल निभाए। जैसे अब उन शब्द लिखते हैं और उसके बारे में उनसे समझते हैं। जैसे मैंने शब्द लिखा संपूर्ण, क्या लिखा, संपूर्ण। मैंने शब्द लिखा संविधान, क्या लिखा, संविधान। संपूर्ण संविधान मुख्य रूप से। और आगे संतोष, क्या लिखा, संतोष। संन्यास, संन्यास, संन्यास। संन्यास के बाद आगे लिखा संदेश, संज्ञा और संधि। देखो इधर, अब ये तो सम उपसर्ग के थे। अब देखो सम उपसर्ग यहां पर इसके ऊपर क्या आया है, अनुस्वार। मैं किसका रोल निभाता है, अनुस्वार का रोल निभाता है। सैक के ऊपर आपको अगर अनुस्वार दिखे तो उसमें सम उपसर्ग का रोल निभाना है। अब 2 लगातार पंचम वर्ण आने के कारण यहाँ अनुस्वार का रोल नहीं निभाया गया है, लेकिन यहाँ न भी किसका रोल निभाता है, मैं का रोल निभाता है। देखो सम उपसर्ग है और पूर्ण क्या है, यहाँ मूल शब्द। ऐसे ही संविधान में सम उपसर्ग है और विधान क्या है, इसमें विधान क्या है, मूल शब्द। सम उपसर्ग है तोष, इसमें क्या है, मूल शब्द। सम प्लस न्यास, न्यास इसमें क्या है, मूल शब्द है। संदेश, ऐसा देश जो अच्छी तरह या शुद्ध हो, ये गलत बात होता है। मैंने कहा था क्या तो वो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, या उसके अर्थ में चमत्कार पूर्ण उत्पन्न कर देता है, या एक नए ही शब्द का निर्माण कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो संदेश में क्या हुआ है, एक नए शब्द का निर्माण हुआ है। ऐसे ही देखो संज्ञा में सम प्लस ज्ञा, अच्छी तरीके से जिसका ज्ञान हो जाए वही क्या है, संज्ञा। संधि में सम प्लस धी, अच्छी तरीके से जिसको धारण किया गया हो वो क्या होती है, संधि होती है। तो ये तो कौन सा उपसर्ग था, सम। इसके बाद इसी के परिवार का एक सदस्य और है, एक उपसर्ग और है, जिसका नाम क्या है, सु। क्या नाम है, सु। सु का अर्थ क्या होता है, सु का अर्थ होता है अच्छा या सरल। क्या होता है सु का अर्थ, अच्छा या सरल। देखो सु का अर्थ होता है अच्छा या सरल। तो देखो जैसे अच्छा या सरल कैसे समझोगे इनको, कि इसमें सु उपसर्ग है। मुख्य रूप से सु उपसर्ग से संबंधित अनेक शब्द होते हैं जिनमें यण संधि भी होती है और मुख्यतः संयोग भी होता है। जैसे देखो सुपुत्र, सुपुत्र, सुकर्म, सुविख्यात, सुपरिचित, सुपरिचित, सुअवसर, स्वागत, स्वच्छ। तो ये मुख्यतः क्या हुए, सु उपसर्ग से संबंधित। देखो इन सभी में जिसमें सु उपसर्ग आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है उनमें सब में क्या है, संयोग। अब जिनमें सु उपसर्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो उसमें क्या है, संधि। तो देखो जैसे स्वच्छ, स्वच्छ में सु प्लस अक्ष, तो इसमें अक्ष तो क्या है, मूल शब्द, सु क्या है, उपसर्ग। ऐसे ही देखो यहाँ सु प्लस आगत,
तो यहाँ आगत मूल शब्द है, सु उपसर्ग है। यहाँ पर अवसर मूल शब्द है, इसके आगे सु लग गया। पुत्र मूल शब्द है, इसके आगे सु लग गया। कर्म मूल शब्द है, इसके आगे सु लग गया। विख्यात मूल शब्द है, इसके आगे सु लग गया। परिचित मूल शब्द है, इसके आगे सु लग गया। तो ये था सु उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? सु उपसर्ग। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट उपसर्ग पढ़ते हैं अपन तत्सम उपसर्गों में, जो है वी, बहुत मोस्ट है वी उपसर्ग। अब वी का अर्थ क्या होता है? वी का अर्थ होता है रहित। वी का अर्थ क्या होता है? रहित भी होता है, विशेष भी होता है, भिन्न भी होता है। तो देखो, रहित, विशेष, रहित, विशेष और भिन्न। रहित, विशेष और भिन्न। तो आप देखो, मुख्य रूप से सबसे पहले ही एग्जाम्पल में समझाया था कि वी उपसर्ग एक नए शब्द का निर्माण भी कर देते हैं, परिवर्तन भी करते हैं, लेकिन एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। जैसे मैं अनेक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैं शब्द लिखता हूं विज्ञान, विज्ञान, विख्यात, विज्ञान, विख्यात। जैसे वी प्लस ज्ञान, विख्यात, वी प्लस ख्यात। विपक्ष, विजय, विपक्ष, विजय, विस्मरण, व्याकरण, विस्मरण, व्याकरण। जैसे विवाह, विधवा। तो देखो अभी इनको समझो। देखो, विज्ञान, ऐसा ज्ञान जो क्या हो? विशेष हो, वो क्या होता है? विज्ञान। यहाँ विशेष की भूमिका निभाई। विख्यात, ऐसा ख्यात जो विशेष रूप से जिसकी प्रसिद्धि फैल जाए, वो क्या होता है? विख्यात। और जैसे क्यों ख्यात में कौन सा उपसर्ग होता है? क्यों। कौन सा होता है? कु। उसके बाद में ख्यात क्या है? यहाँ मूल शब्द। ऐसे विपक्ष, विपक्ष का अर्थ होता है जो पक्ष से अलग हो, दूसरा हो। यहाँ पर भिन्न अर्थ हुआ उसका। विजय, ऐसी जय जो विशेष हो, वो होती है विजय। विस्मरण, याद, लेकिन विशेष याद जो होती है विस्मरण होता है। देखो, उसके बाद व्याकरण, वी प्लस आकरण। आकरण क्या है? यहाँ आकरण यहाँ मूल शब्द है, और आकरण में भी मुख्य रूप से आ उपसर्ग है, और करण यहाँ पर क्या है? मूल शब्द है। तो ये व्याकरण। ऐसे ही विवाह, तो विवाह भी मुख्य रूप से वी तो क्या है? उपसर्ग, और वाह का अर्थ होता है वहन करना। विवाह में विशेष रूप से वहन किया जाता है। ऐसे ही अगला है विधवा। द्वा का अर्थ होता है पति, और यहाँ पर वी का अर्थ हुआ जो पति से रहित हो गई हो, वो क्या होगी? विधवा होगी। तो ऐसे ही यहाँ रहित का बोध कराया इस वी उपसर्ग ने। तो मुख्य रूप से उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं, जो अर्थ में मुख्य रूप से विशेषता भी ला देते हैं, परिवर्तन भी कर देते हैं, और एक नए शब्द का निर्माण भी कर देते हैं। उपसर्ग भी अपना अर्थ छोड़ देता है, और मूल शब्द भी अपना अर्थ छोड़ देता है जब एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से आज अपने तत्सम उपसर्गों के सारे उपसर्ग पढ़े, 22 के 22। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये जो 22 के 22 उपसर्ग थे, तत्सम उपसर्ग, पूरी तरीके से समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरीके से इनको समझोगे और याद करोगे। और जब आगे का विवरण, मुख्यतः अब आगे का विवरण अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब आगे मुख्य रूप से अपन हिंदी के उपसर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और इस क्लास का स्क्रीनशॉट लो, या इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हिंदी के उपसर्गों के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।